के साथ मैं हूं पूजा शर्मा। टेरर फंडिंग को लेकर यूपी के कई शहरों में एनआईए और एटीएस की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने एक संयुक्त अभियान में राज्य भर में छापेमारी कर 57 संदिग्ध पीएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पहले 15 राज्यों में छापे के बाद एनआईए और एजेंसियों ने ये रेड शुरू कर दी है। 25 राज्यों में पीएफआई के 8 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के बाद छापा मारा जा रहा है। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, असम, एमपी और दिल्ली में ये छापेमारी जारी है। भोपाल और इंदौर में कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। लखनऊ, बुलंदशहर, सीतापुर में छापेमारी हो रही है। तो पीएफआई पर यह छापेमारी लगातार अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश में भी कई ठिकानों पर पीएफआई पूरे देश में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है टेरर फंडिंग को लेकर। तो पीएफआई के 57 सदस्य फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता शारिब जाफरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या है जानकारी? अब तक हम देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर कि कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो कितने ठिकानों पर अब तक? अब देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुल 26 जिलों में छापेमारी चल रही है, जिसमें बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ, हरदोई, वाराणसी समेत शामिल हैं। इन 26 जिलों से अब तक 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल एनआईए और ईडी ने मिलकर जो छापेमारी की थी, उसमें जो इनपुट्स मिले थे कि किस किस जिले में कौन कौन लोग पीएफआई को हैं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का देश के कई अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके वारदातों में नाम सामने आया था, बाद से ही इस बात की जांच की जा रही थी। और एनआईए ने जो इनपुट्स यूपी सरकार को दिए थे, गृह विभाग को दिए थे, उसी आधार पर यूपी एटीएस, एसटीएफ, लोकल पुलिस और इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, यानी एलआईयू की जो टीम होती है, उसने बाकायदा एक सूची तैयार की थी और योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में छापेमारी कर रही है। कुल 57 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो बाकायदा पीएफआई के लिए एक्टिव काम करते रहे हैं, बाकायदा अपने में फंड ट्रांसफर पीएफआई के जो मुखिया थे उन तक फंड गया है। तो अलग अलग दस्तावेज भी मिले हैं, कई ऐसी जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं। एसटीएफ, एटीएस और लोकल पुलिस मिलकर यह खंगाल रही है कि आखिर इसका पीएफआई से जो हैं क्या संबंध है। तमाम जो लोग अब तक हिरासत में हैं उनकी मोबाइल कॉल डिटेल, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बताया जा रहा है कि जब एटीएस और यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की शुरुआत की तो जो लोग हिरासत में हैं उनमें से कई ने अपने बाकायदा फोन जो है वो रिस्टोर कर दिए, यानी जो भी व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह थी वो सब कुछ डिटेल डिलीट कर दिया। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर थे उनके मोबाइल में वो सब उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनके और आगे की पूछताछ। उसमें अधिकतर जो इस तरीके की गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, व्हाट्सएप कॉल या दूसरे जो मैसेंजर तमाम जो एप्स हैं उसके जरिए वो कॉल करते हैं, एक दूसरे से जो बातचीत करनी होती है वो करते हैं। और इसीलिए यूपी एटीएफ, एसटीएफ वगैरह तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की अब जांच कर रही हैं कि आखिर किसने बात की है, ताकि पूरी जड़ तक। बिल्कुल, और ये अहम जानकारी दी है आपने कि ये जो सदस्य होते हैं पीएफआई के, ये नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं। ये कॉल करेंगे आपको मैसेंजर पर, ये कॉल करेंगे आपको व्हाट्सएप पर, जिससे कि आपकी जो कॉल ना हो पाए। फिलहाल पीएफआई के ठिकानों पर लगातार देश भर में छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और करीब 57 जो ऐसे सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शारिब जानकारी को साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। एटीएस ने बुलंदशहर से पीएफआई के एजेंट अब्दुल खालिद को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक वह 14 सालों से समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं और ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में भी जिलाध्यक्ष रह चुके थे। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से पीएफआई से जुड़े हुए थे और वह एक प्राइवेट स्कूल भी चलाते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम तो सो रहे थे सब रात को, ऐसे तकरीबन 3:30 बज रहे थे। अब पुलिस वो बाहर खड़े थे, पहले बेल बजी, उन्होंने हम जा रहे थे तो वो एक दो लातें मारी, फिर हमने खोल दिया तो वो बस एकदम सारे जितने जो आए थे वो सब अंदर आ गए। उन्होंने पापा को पूछा कि वो कहाँ है, मैंने कहा सो रहे हैं वो, कि उन्हें उठाओ। उन्हें उठाया तो बस फिर कुछ नहीं पूछा, ना उनसे बोले कुछ। सारा मतलब घर पूरा सब जो है ना, एक एक चीज जो है ना चेक करी। सारा घर जैसे जो है सब उन्होंने देखा, बेड वेड कपड़े वपड़े जो थे सब निकाले, अलमारियां ऊपर ये जो है। अच्छा, आपके फादर पीएफआई में कब थे? बस तकरीबन 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया था। थोड़े दिन पहले जब थे, और फिर रिजाइन दे दिया था 3 महीने पहले। रात में हम लोग सब सो रहे थे, वो आए, आके जो है सब पूरा चेकिंग करा, सब सामान देखने लगे। हमने एक एक चीज दिखा दी, हमारे मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब ले गए। वो पीएफआई से क्यों रिजाइन दिया, क्या वजह थी? वो तो किसी पार्टी में, जब उसमें थे दूसरी पार्टी में थे तो उसमें कोई बात होगी तो सिर्फ 1 महीने के लिए आए थे। किस पद पे थे पीएफआई में? किसी भी पद पर नहीं थे, कुछ नहीं, बस ज्वाइन करा, उसके बाद में रिजाइन दे दिया। कोई किसी पद से और भी लोग पीएफआई से जुड़े हुए थे, कोई और आपको नाम पता? नहीं, और तो कोई ऐसे उसमें थे नहीं जुड़े हुए, क्योंकि बस पीएफआई उनको किसने ज्वाइन कराया था? हमें ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन बस ये सुना था कि दिल्ली में या कोई और भी सदस्य है? कोई भी नहीं है। अब तो 1 महीने पहले रिजाइन और 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया, और उसका अखबार में भी हमने वो भी निकलवाया था, पूरा वगैरह सब LIU है, उन्हें सबको इन्फॉर्मेशन भी दी और अखबार में निकलवाया भी था हमने उसका पूरा, जो रिजाइन दिया था। और बोले संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, एक बार पूरा मामला आपसे जानना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं कि देर एटीएस की टीम आई थी लोकल पुलिस को साथ लेकर। उन्होंने बुलंदशहर में कई जगह छापेमारी की है। इसके अलावा कस्बा है, उसमें भी नाम के वकील हैं, उनको भी हिरासत में लिया था। उसके बाद उनसे पूछताछ लेकर कर अभी उन्हें सूत्रों के द्वारा सूचना एक जो बुलंदशहर के काफी पुराने समाजवादी पार्टी 1.5 दशक के आसपास इन्होंने राजनीति की थी और अच्छे पदों पर रहे थे। उसके बाद आईएमएम से जुड़ गए, उसके अध्यक्ष रहे बुलंदशहर के एक खालिद, और इन्होंने पीएफआई ज्वाइन किया था अभी कुछ समय पहले। इनके बच्चों का कहना है कि पीएफआई को छोड़ दिया था। तो अब क्योंकि एटीएस इनको अपने साथ संदिग्ध मानकर ले गई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये छोड़ा या नहीं छोड़ा, या खाली एक समाज को दिखाने के लिए जल्दी में ही पीएफआई पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में एक शिकंजा कसने का काम जो प्रशासन ने किया है। इसको लेकर जो पीएफआई से जुड़े हुए वो खुद को ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे पीएफआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एटीएस है वो पूरी जांच और पड़ताल के बाद ही ये तय करती है कि ये दोषी है या नहीं। हालांकि एटीएस का कोई बयान इस तरह का भी नहीं आया है, लेकिन एटीएस क्योंकि ले गई तो संदेह के दायरे में पूरी तरह ये जो खालिद अंसारी है वो आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सौरभ जानकारी को साझा करने के लिए। खबर औरैया से आपको बता दें, जहां टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले में बड़ा हंगामा हुआ है। गांव वालों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है। बच्चे के शव को सड़क पर रखकर बवाल किया गया है। पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की तो प्रदर्शन और भड़क गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हंगामे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन करने वालों की ये मांग है कि छात्र के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 3 लाख रुपए दिए गए हैं। अधिकारियों के मनाने पर प्रदर्शन करने वाले मान गए हैं।
तो खबर औरैया से, जहां टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले में बड़ा हंगामा हुआ है। गांव वालों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है। बच्चे के शव को सड़क पर रखकर ये बवाल किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को समझाने की कोशिश की तो प्रदर्शन और भड़क गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। औरैया से संवाददाता सर्वेश्वर त्रिपाठी हमारी जानकारी। सर्वेश्वर, क्या कुछ डिटेल्स हैं? आज तो वैसे जो दलित छात्र था उसका अंतिम संस्कार कर है और वहां पर चारू निगम जो है वो भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। बड़े ही गमगीन माहौल में उस दलित छात्र का अंतिम संस्कार आज किया गया है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, हालांकि अब ये प्रदर्शन रुक गया है। पुलिस की ओर से भी मनाने की कोशिश की गई है। मुआवजे की मांग इनकी ओर से 50 लाख की 3 लाख पर ये मान गए। जी, मुआवजे की मांग की गई थी और यहाँ के अन्य संभ्रांत लोग, सपा विधायक हो चाहे भाजपा विधायक, वह लोग भी पहुंचे उनको ढांढस बनाने के लिए। तो वहाँ पर ये लोग ये समझा जा रहा है कि संतुष्ट हो गए हैं। आज हालांकि कार्यक्रम था बताया जा रहा था भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर और रावण के आगमन का, जिसको लेकर प्रशासन बहुत ही अलर्ट मोड पर रहा। तो फिर उनके आने कोई सूचना नहीं हुई तो ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सर्वेश्वर जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक सुधार करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं कार्यक्रम को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आरोग्य मंथन कार्यक्रम में यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। में 22,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ ही यूपी देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। साथ ही साथ 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य यूपी बन गया है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के खिलाफ सुनवाई की है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार हो रहे प्रदूषण थी, जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि यह मिशन केवल पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है। पैसा कहां खर्च हुआ है इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है, ना ही किसी के पास पैसे का हिसाब है। अभी तक जो भी काम हुआ है वह जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दाखिल किया गया है, जिससे ये कहा गया है कि वर्ष 2014 व 15 से लेकर वर्ष 2021 व 22 के दौरान 11,993 करोड़ 71 लाख रुपए विभिन्न विभागों को दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश में गंगा किनारे 13 शहरों में 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा 7 शहरों में 15 सीवेज प्लांट प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कर रही है। वहीं एक्सपर्ट कमेटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद से 240 कर्मियों की सेवा समाप्त करने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही साथ विधानसभा से कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 40 कर्मियों को हटाने गया है। हरिद्वार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। करीब 88% वोटिंग हुई है। 28 सितंबर को मतगणना होगी और आपको बता दें कि चुनाव में 4,305 पदों के लिए 8,751 ने अपनी किस्मत आजमाई है। मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल वोटों की गिनती होगी। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है।
उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। एक स्वस्थ समाज का है परिवार से, और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है माताओं की। इसके लिए माताओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का बीड़ा उठाया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके और नवजात शिशु के लिए 2 महालक्ष्मी किट वितरित किए जाते हैं। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं पोषण युक्त आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं की सेहत रहे तंदुरुस्त। अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे उनके खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों पौष्टिक भोजन, दूध, फल और अंडे का आहार देकर माताओं के साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। माताओं की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार, मातृशक्ति का मान बढ़ा रही उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% तक हुई फीस वृद्धि का विरोध जारी है। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के लापता होने का पोस्टर भी लगा दिया। छात्रों का ये कहना है कि कुलपति को अंतिम बार दिल्ली की फ्लाइट लेते हुए देखा गया था। जो भी कुलपति के बारे में जानकारी देगा, विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग बीते कई दिनों से जारी है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के ज्यादातर गेटों पर ताले जोड़ दिए हैं और विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 8 बजे से छात्र विश्वविद्यालय पर एकत्र हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस और स्टूडेंट्स के झड़प के बीच हथौड़ा चलाकर पुलिस ने ताला तोड़ा और इन्हीं सबके बीच मौका देखकर अपने साथियों का साथ देने के लिए विश्वविद्यालय की छात्राएं भी सामने आ गई। इस घटना पर एसपी संतोष मीना ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से तहरीर मिलेगी तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अब छात्रों की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि छात्र भू समाधि लेने की तैयारी में जुट गए हैं। और खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां अंकिता हत्याकांड में जिलाधिकारी पौड़ी ने फरार चल रहे पटवारी वैभव को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ वैभव की संपत्ति की भी अब जांच होगी। हत्याकांड के बाद से छुट्टी लेकर पटवारी गायब हो गया था। और खबर ऋषिकेश से, जहां अंकिता हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स ने एसआईटी को सौंप दी है। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को एम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि उसके शरीर पर 4 से 5 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंकिता के परिजनों को सौंप दिया है और वहीं एसआईटी प्रमुख पी रेणुका देवी ने सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचकर भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और रिजॉर्ट में रुके गेस्टों की सूची की गहनता से जांच पड़ताल की है।
और खबर मेरठ से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए वनतारा रिजॉर्ट की पूर्व मैनेजर और उसके पति ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रिजॉर्ट में गंदे काम किए जाते थे। बताया जा रहा है कि पूर्व मैनेजर और उनके पति ने 2 महीने पहले ही रिजॉर्ट की नौकरी छोड़ दी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रसूखदार पुलकित आर्य स्टाफ से बहुत ही बदतमीजी से बात किया करता था। रिजॉर्ट को अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था। इस रिजॉर्ट में थी और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। साथ ही साथ मेहमानों को शराब भी परोसी जाती थी और इसी के चलते दोनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नौकरी को छोड़ दिया था। हम मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस क्या बोलते हैं। जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करो। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी है। पुलकित आर्य गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। क्या कभी आपने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अशोक कुमार अग्रवाल माननीय व्यक्तित्व के धनी श्री अशोक सिंघल जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को अशोक सिंघल वात्सल्य विद्यापीठ की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज उनका जन्मदिन है। हम उनके पद चिन्हों पर कार्य करते रहें। प्रधानमंत्री आवासीय योजना का काम अलीगढ़ में फिर पटरी पर लौटने लगा है। नगर निगम सहित 12 नगर पालिकाओं के वंचित पात्रों को दिवाली से पहले ही अरसे से रुकी हुई राशि की किस्त मिल जाएगी। नगर पंचायतों के पात्रों की सूची भी तैयार कर शासन को भेज दी गई है। और अब खबर कासगंज से है, जहां बीके यानी कि भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत का मामला सामने आया है। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि किसान नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष केपी सिंह को दलाल था, जिस बीजेपी कार्यकर्ता और किसान नेता आमने सामने आ गए। कोतवाली को घेरने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कर। और अब खबर बदायूं से है, जहां कक्षा 3 की छात्रा को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिटी पब्लिक स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा को प्रिंसिपल अश्लील वीडियो और फोटो दिखा रहा था, जिसकी सूचना छात्रा ने अपने घर पर दी और इसका विरोध करते हुए छात्रा के परिजनों ने कोतवाली में प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को जेल भेज दिया है, साथ ही साथ मामले की जांच कर रही है। और वहीं बीएसए बदायूं का ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर है अब मेरठ के थाना नौचंदी से, जहां पर घर के बाहर टहल रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दे दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने पड़ोस के 2 युवकों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 युवक बाइक पर आते हैं पहले और वह बात करते हैं, फिर
कर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। देवरिया जिले के सदर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दुबौली में गेहूं चोरी करने का मामला सामने आया है। स्कूल की महिला टीचर के पति का मील के लिए आया गेहूं चोरी करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल गेहूं बच्चों के लिए आया था और हुआ यूं कि जब महिला टीचर का पति स्कूल में पहुंचा और गेहूं की बोरी को लेकर चलना चाहा तो पहले से चोरी पकड़ने की ताक में मौजूद रहे ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद बाकायदा बोरी के साथ मोबाइल के जरिए आया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, चोरी करने के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह तक पहुंचा दी। वहीं मामले को समझते हुए जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए महिला टीचर को नियुक्त किया है। अब आपकी महिला टीचर विद्यालय में हेडमास्टर और आज शारदीय नवरात्रि के मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। शास्त्रों की मान्यता है कि इन 9 दिनों में फल देती है और इसीलिए नवरात्रि माता भगवती की साधना का श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और उसके बाद चंद्र, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि भक्तों को सुख, सौभाग्य और